हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.2 अंक गणित का आधारभूत परिमेय या अंक गणित के आधारभूत परिमेय। तो अंक गणित का आधारभूत परिमेय किसे कहते हैं? अंक गणित का आधारभूत परिमेय किसे कहते हैं? किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखने को ही हम कहते हैं अंक गणित का आधारभूत परिमेय। अगर हम किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है? अंक गणित का आधारभूत परिमेय कहलाता है। तो अंक गणित के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानने से पहले हम जानते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्योंकि ये चैप्टर जो है वो भाज्य और अभाज्य संख्या पर आधारित है, भाज्य और भाज्य संख्या से रिलेटेड है। तो हम पहले भाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या और एक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या जो खुद से और खुद से तो डिवाइड हो ही, 1 से भी डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और संख्या से डिवाइड होता हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या वो संख्या जो किसी और के टेबल में भी आता हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या फिर वो संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंडन होता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 4 ले लिया। 4 जो है इसका कितना गुणनखंडन होगा, कितना गुणनखंडन हो जाएगा, या किस से 4 को हम भाग दे सकते हैं? 4 को हम पहले किस से भाग दे सकते हैं? पहले तो खुद 4 से भाग लग जाएगा। 4 में 4 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं और 1 से भाग दे सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। अब अगर बात करें 6 की, तो 6 को हम किन किन संख्याओं से भाग दे सकते हैं? 6 को खुद 6 से भाग दे सकते हैं, 6 को 3 से भाग दे सकते हैं, 6 को 2 से भाग दे सकते हैं। ऐसा संख्या जो किसी भी ऐसा संख्या जो इसका मल्टीपल हो, इसका गुणनखंडन हो। अगर गुणनखंडन होगा तभी तो भाग लगेगा। अगर हम इसे हम 5 से भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 5 का गुणनखंडन नहीं है। 9 5 इसका गुणनखंडन है। और ये किससे भाग हो जाएगा? 1 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है? ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। या फिर वो संख्या जिसमें 2 से अधिक जिसका 2 से अधिक गुणनखंडन हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम 4 की बात करें तो इसका कितना गुणनखंडन हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 1। तो ये कितना गुणनखंडन हो गया इसका? 3 बार गुना हो रहा है। तो ये क्या है? हमारा भाज्य संख्या है। इसी तरह अगर 6 की बात करें, अगर तो क्या आ जाएगा? 2 गुना 3 गुना 1। तो ये क्या है? हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो हम भाज्य संख्या पहले लिख लेते हैं। भाज्य संख्या क्या है? 4 6 8 10 4 6 9 भी हमारा भाज्य है। 9 भी भाज्य है, क्योंकि 9 का गुणनखंडन क्या हो जाएगा? 9 का गुणनखंडन 3 गुना 3 हो जाएगा, गुना 1 हो जाएगा। तो ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। ये भी भाज्य संख्या है। 6 के बाद पहले 8 आएगा, 8, इसके बाद 9, इसके बाद 10, इसके बाद 12 14 15। ये सब क्या है? हमारा भाज्य संख्या है। जो किसी से भी भाग लग जाए, खुद के और 1 के अलावा किसी से भी भाग हो जाए, किसी से भी भाग लग जाए, वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 15 जो है वो 15 के अलावा 5 से भी भाग लगेगा और 3 से भी भाग लग जाएगा। तो ये क्या है? भाज्य संख्या। 9 3 से भाग लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। इसलिए ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। अब हम अगर बात करें अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं?
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या जो 1 से बड़ा हो, वो संख्या जो 1 से बड़ा हो और वो संख्या जो 1 से बड़ा हो और जो खुद से और 1 के अलावा किसी और से भाग न लगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर वो संख्या जिसमें अधिकतम 2 गुणनखंडन होता है, जिसका गुणनखंडन 2 होता है, इससे ज़्यादा गुणनखंडन नहीं होता है। जैसे 2 की बात करें अगर हम बात करें 2 की, तो 2 का गुणनखंडन कितना होगा? 2 गुना 1। 3 की बात करें तो 3 का गुणनखंडन कितना होगा? 3 गुना 1। 3 गुना 1। 5 का क्या होगा? 5 गुना 1। तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। या फिर वो संख्या जो खुद के टेबल के अलावा किसी के टेबल में न आए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन होगा? जो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो अभाज्य सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा? 2 होगा। 2, 3, 5, 7, 9। 9 तो भाज्य है, तो 9 अभाज्य नहीं होगा। फिर क्या होगा? 11, 13, 17, 19। ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और सबसे छोटा भाज्य संख्या, अगर हम भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटा भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होता है? 4 होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ये क्या कहता है, अंकगणित का आधारभूत परिमेय क्या कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखने को ही अंकगणित का आधारभूत परिमेय कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें 4 की, अगर हम 4 की बात करें तो इसका अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? 2 गुना 2। 2 गुना 2, यही तो होगा, क्योंकि 2 भी अभाज्य है और 2 तो अभाज्य ही है, दोनों 2 अभाज्य है। अगर हम बात करें 6 की, तो इसका अभाज्य गुणनखंडन क्या हो जाएगा? 2 गुना 3। 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, तो इसके ये क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंडन इसी को कहते हैं। अगर हम अगर हम एक संख्या ले लिए, मान के चलो 20 ले लिए। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो पहले तो इसका हम जैसे हम कितना से ये करेंगे, 2 से ये किए, इसे 2 से चलाएंगे पहले तो क्या आ जाएगा? 10 दूनी 20, फिर 2 से करें तो 5 दूनी 10, फिर 5 से किए तो 1 आएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंडन कैसे लिखेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंडन ऐसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 5। ये क्या हो गया? इसका अभाज्य गुणनखंडन हो गया है। ये इसका अभाज्य गुणनखंडन हो गया है। ठीक है, तो यही होता है अभाज्य गुणनखंडन। यही होता है क्या? अभाज्य गुणनखंडन। अब इसी के बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसी के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलते हैं तब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। किसका? 6 और 20 का। तो हम लोग 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंडन करें, तो क्या निकल के आएगा? 2 3 6, 3 एकम 3। तो 6 बराबर क्या आया? 6 बराबर यहाँ से क्या निकल के आ गया? 2 गुना 3। अब 20 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 20 का अगर हम अभाज्य गुणनखंडन करें तो पहले सबसे छोटा संख्या लेना है। जो सबसे छोटा संख्या होता है उससे पहले करना है। तो 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, तो हमें सबसे पहले 2 लेना है। तो 2 से अगर करें 10 दूनी 20, और फिर 5 से
फिर 2 से कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, फिर 2 से किए 5 से किए, 5 कम 5, तो 20 बराबर क्या आ गया, 20 बराबर यहाँ से क्या निकल के आया, 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5। तो HCF क्या निकल जाएगा, HCF क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही HCF होता है। तो ये दो इन दोनों में कॉमन है, बाकी सब अगर तीसरा 2 इसमें दूसरा 2 इसमें है तो इसमें 2 नहीं है, और 5 इसमें है तो इसमें 5 नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें 3 नहीं है। तो HCF क्या निकल के आएगा दोनों का, HCF कितना है, 6 और 20, 6 और 20 का HCF क्या निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से HCF बराबर 2 आ गया, यहाँ से HCF बराबर 2 आ गया। अब हमें LCM भी निकालना है, HCF तो निकल गया, अब हमें LCM भी निकालना है। तो LCM क्या कैसे निकालेंगे कि ये कॉमन फैक्टर वाला जो नंबर है, HCF वाला जो नंबर है, उसे हम LCM निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये कॉमन फैक्टर वाला जो नंबर है इसे हम एक बार लिख दिए। कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन नंबर क्या है दोनों में, 2 है, 2 है। या फिर यूँ कहो कि HCF को लिख दिए, HCF इंटू इसके बाद जो नंबर बच गया है उसे गुना कर देंगे, उसको हम गुना कर देंगे। तो क्या है इसके बाद 3 गुना फिर क्या है 2 गुना इसके बाद फिर क्या है 5। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, यहाँ से क्या निकल के आ गया, 60 आ गया। तो LCM कितना का LCM, 6 और 20, 6 और 20 का LCM क्या निकल के आया, 6 और 20 का LCM जो निकल के आया, सॉरी 60 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना क्या है, ये तो बेसिक सब चीज़ है, ये तो हम पहले से जानते हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है देखते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि A और B के लिए, A और B के लिए अगर कोई पूर्णांक A और B, मान के चलिए पूर्णांक है, पूर्णांक या पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव या धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक भी लगा दो या पूर्णांक ही रहने दो। तो पूर्णांक A और B के लिए, A और B के लिए HCF A B इंटू LCM A B बराबर क्या होगा, A इंटू B होगा। क्या कह रहा है कि कोई पूर्णांक A और B है, कोई पूर्णांक A और B है, तो इसके लिए क्या होगा कि इसका HCF जो निकलेगा, A और B का जो HCF निकलेगा और जो LCM निकलेगा, तो A और B का HCF गुना LCM बराबर क्या आ जाएगा, A और B के गुणनखंडन के बराबर होगा, A और B के गुणनखंडन के बराबर होगा। कह रहा है कि HCF AB का HCF और AB का LCM दोनों का गुणनखंडन बराबर होगा किसके, A गुना B के, A और B के गुणनखंडन के बराबर होगा। तो इसे चेक करते हैं, प्रूफ करते हैं इसे। तो HCF क्या आया था, हम इसी नंबर पे, इसी क्वेश्चन पे प्रूफ करते हैं। HCF क्या आया था, 6 आया था, सॉरी HCF क्या आया था, 20 आया था। तो हम यहाँ क्या किए, 2 आया था, 2 सॉरी 20 नहीं 2 आया था। HCF क्या आया था, 2 आया था, हम HCF ले लिए। HCF हम यहाँ से इस नंबर से कैसे करेंगे, HCF ऑफ 6 और 20 इंटू LCM 6 और 20। चेक करते हैं कि क्या ये 6 गुना 20, क्या ये दोनों बराबर होता है या नहीं होता है। तो इसका LCM क्या निकल के आया, ये HCF क्या निकल के आया था, 2 आया था, 2 गुना LCM क्या निकल के आया था, LCM जो निकल के आया था वो 60 आया था, 60 आया था। अब इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका गुणनखंडन क्या है, इसका गुणनखंडन क्या है, A और B, इसे हम A मान लिए,
इसे हम ए मान लिए और इसे हम बी मान लिए, ठीक है, ये सॉरी बी मान लिए। तो यहाँ गुणनखंडन क्या है ए और बी का, जो हमारा 6 और 20 था वही गुणनखंडन हो जाएगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा, 6 गुना 20, 6 गुना 20। अब यहाँ से इसका गुणा, इसे गुणा करते हैं तो कितना निकल के आ रहा है, 6 दूनी 12 120, 120 बराबर यहाँ करते हैं 6 दूनी 12 120, 120 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। हमें मेन ये चीज़ जानना था, ठीक है बच्चों। अब इसी पे बेस्ड, इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पे आधारित एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF निकालिए। 96 का और 404 का HCF निकालिए, HCF ज्ञात कीजिए, निकालिए, फिर इसका एलसीएम भी निकालिए, फिर इसका एलसीएम भी निकालिए। लेकिन हमें HCF किस मेथड से यूज कर निकालना है, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा। लेकिन एलसीएम अभाज्य गुणनखंडन द्वारा नहीं निकालना है, नहीं निकालना। कैसे, क्यों, देखते हैं आगे क्यों नहीं निकालना और कैसे निकालना है, ठीक है। तो हम पहले 96 का और 404 का, 96 का और 404 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो हम सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। इसका गुणनखंडन अगर करें तो सबसे छोटे संख्या से चलाएंगे तो 2 से कितना 48, फिर कितने से किए 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से किए तो यहाँ कितना आएगा 3, इस बार 3 से किए तो यहाँ 1 आ जाएगा, इस बार 3 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम 96 बराबर यहाँ लिख लिए। 96 बराबर क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, 5 बार, 1 2 3 4 5 बार 2 है। ठीक है, अब 404 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 404 का अगर हम अभाज्य गुणनखंडन करें, इस साइड कर लेते हैं, अगर हम 404 का अभाज्य गुणनखंडन करें तो हम फिर 2 से करेंगे पहले, तो कितना आ जाएगा 202, फिर 2 से किए तो कितना आ जाएगा 101। अब इसका होगा फिर 101 से होगा, 101 से तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। इससे आगे ये नहीं चलने वाला है। तो अब हम 404 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 101, 2 गुना 2 गुना 101 आएगा। तो अब इसका HCF क्या हो जाएगा, जो नंबर हाईएस्ट नंबर जो कॉमन आएगा वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, ये 2 गुना 2 और ये 2 गुना 2 कॉमन आ रहा है, मतलब कि 2 गुना 2 हमारा कॉमन आ रहा है। तो HCF क्या निकल के आएगा, HCF 96 और 404 का क्या निकल के आया, HCF बराबर 4, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4, यही 2 तो कॉमन आया है, 2 दूनी 4, यही तो कॉमन आया है इसमें भी और इसमें भी। तो HCF क्या निकल के आया 4 आ गया। अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM ये मेथड यूज़ न करके हम जो अभी ये मेथड पढ़े थे कि HCF AB इंटू LCM AB बराबर A इंटू B पढ़े थे, तो यही मेथड इसमें अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो अब HCF क्या है, कितना का HCF निकालना था, तो HCF तो हम फाइंड कर चुके हैं, HCF हम फाइंड कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। जब हमें HCF पता है तो हम क्या करेंगे, पहले इधर देख लो कि अगर हमें HCF पता है तब हम इस वाले टर्म को इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर ये लिखें HCF AB है इंटू LCM
ए बी है, HCF ए बी है और LCM ए बी है, ये बराबर कितना है, A इंटू बी के बराबर है। यही पढ़े हैं, यही तो पढ़े हैं अभी हम। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम यही तो पढ़े हैं कि ए बी का HCF और ए बी का गुना ए बी का HCF गुना ए बी का LCM बराबर A गुना बी होता है। यही तो पढ़े हैं हम इससे पहले अभी। तो यहाँ क्या करेंगे, अब हमें निकालना क्या है, LCM। तो हम LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसको HCF वाले टर्म को इस साइड लाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा इसमें। तो A इंटू बी डिवाइड बाय HCF ए बी, A गुना बी बटे HCF ए बी, यही हो जाएगा कि नहीं होगा, सॉरी यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, सेम यही प्रोसेस अपनाने वाले हैं, सेम यही प्रोसेस अपनाने वाले हैं। तो क्या निकालना है हमें, LCM निकालना है। किसका निकालना है, 96 का और 404 का, इसी का LCM निकालना है। तो क्या कैसे निकालेंगे, इसे हम मिटा दें, हमें तो HCF मिल गया है, इसे हम मिटा दें तो कोई हर्ज की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ तो क्या हो जाएगा, बराबर A गुना बी, 96 गुना 404 हो जाएगा, 96 गुना 404, 96 गुना 404 यही हो जाएगा, डिवाइड में बटे में क्या हो जाएगा, HCF 96 और 404, 96 और 404 का HCF हो जाएगा, ठीक है, 96 और 404 का HCF हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, LCM 96 404 बराबर 96 गुना 404 बटे में HCF क्या निकल के आया हमारा, HCF जो आया वो 4 निकल के आया था, तो यहाँ 4 कर दिए, क्या कर दिए, 4 कर दिए। अब इस 4 से हम काटे हैं, तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, बीच में 0 0 आ गया, तो कितना निकल के आया, यहाँ से क्या निकल के आया, 96 गुना 101, 96 गुना 101। तो अब LCM यहाँ से क्या निकल के आएगा, LCM 96 और 404 का LCM क्या निकल के आएगा, इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 96 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 क्योंकि और फिर 96, तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, 96 मिल गया, यही हमारा LCM हो गया, यही हमारा LCM हो गया। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इतना इतना का LCM ज्ञात कीजिए, तब बाद में जाकर के फिर इसका LCM भी ज्ञात कीजिए, तो इस तरह में ये वाला प्रोसेस लगाएंगे। लेकिन अगर ये रहता कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इतना इतना का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तो फिर इस मेथड को लाने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंडन द्वारा निकाल सकते थे, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन द्वारा HCF और LCM निकालना है, LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कर रहा है, सबका अभाज्य गुणनखंडन द्वारा ही निकालना है, क्योंकि एक साथ कह रहा है HCF और LCM निकालिए, बाद में नहीं कर रहा है कि फिर LCM भी निकालिए। तो 6 का पहले अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, तो 6 का पहले अभाज्य गुणनखंडन किया तो क्या आएगा, 2 या 6, फिर 3 से करेंगे एक बार, तो यहाँ से 6 बराबर क्या आया, 6 बराबर क्या निकल गया, 2 गुना 3। अब किसका करेंगे, 72 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अगर हम 72 का अभाज्य गुणनखंडन करें, 72 का अभाज्य गुणनखंडन करें तो 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर 2 से किए तो क्या आ जाएगा,
18 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 9 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। फिर 3 से किए तो 1 आ जाएगा। तो ये 72 का क्या आया अभाज्य गुणनखंडन? 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। इस वाले टर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। 2 पे पावर कितना है? 1 2 3, 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर क्या हो जाएगा? 3 पे पावर 2। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी तरह रहने देते हैं इसको। अब अगला कौन सा नंबर है? 120। 120 का अगर हम अभाज्य गुणनखंडन करें तो क्या होगा? एक 120 का अगर हम अभाज्य गुणनखंडन करें तो क्या हो जाएगा? 2 से करेंगे 60 आएगा। फिर 2 से किए कितना आएगा? 30 आएगा। फिर 2 से करेंगे 15 आ जाएगा। 3 से किए 5 आ जाएगा। 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूना 120। तो क्या आ गया? 120 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये गुना है गुना। तो अब इसका HCF क्या निकल के आएगा? इसका HCF क्या आएगा? HCF इसका क्या निकल के आएगा ये बताओ। 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो HCF क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से? क्या आएगा HCF बताओ? HCF आ जाएगा 2 गुना 3 बराबर 6। HCF क्या निकल के आएगा? 6 आएगा। तो HCF ऑफ कितना था? 6, 72 और 120 बराबर कितना निकल के आ गया? 6 निकल के आ गया। अब LCM निकालना है। LCM निकालना है तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, यही तो हमारा HCF आया था। इसको छोड़ के इसे एक बार ये 2 गुना 3 को एक बार लिखेंगे हम। तो LCM बराबर क्या लिखेंगे? इधर लिख लेते हैं। LCM बराबर क्या लिखें हम? LCM बराबर क्या लिखेंगे? जो HCF आया था 2 गुना 3 उसको लिख लो। 2 गुना 3 लिख लिए इसको। अब इसको अब नहीं लेना है, इसको अब नहीं लेना है। ठीक है, अब बाकी जो बचा नंबर है उसको लेना है। तो कैसे लेंगे? इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है कि नहीं है? इसमें भी 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है। तो अगर ये 2 2 करके दोनों में है तो उसको एक बार लिख लेंगे। गुना 2 एक बार लिख लिए। अब लास्ट में क्या बच गया? 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5 क्या बच गया? 3 गुना 5 बच गया। तो यहाँ से LCM क्या निकल के आ जाएगा? 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 6 × 18, 18 दूनी 36। LCM कितना का है? 6, 72 और 120 बराबर क्या निकल के आया? 5 × 15, 15 दूनी 30 दूनी 60, 6 × 18, 18 दूनी 36, 360 निकल गया। कितना निकल के आ गया? 360 निकल के आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों। एक चीज़ और बता दूं बच्चों कि अगर हम 2 नंबर का मल्टीपल लिए थे, जैसे अगर हम ये लिया था, पहले हम लोग ये ले लिए थे कि HCF A और B इंटू LCM A और B लिए थे। तो ये बराबर होता है किसका? A इंटू B के बराबर होता है, A इंटू B के। बट 3 नंबर में ऐसा नहीं करना है। जब 3 संख्या हो तो इस केस में ऐसा नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा।
तो यहाँ हम लिख देते हैं HCF ABC इंटू LCM ABC बराबर नहीं होगा A गुना B गुना C के। समझ गए हो ना, ये इसके बराबर नहीं होगा। ये क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे? अगर हमें HCF फाइंड करना, LCM फाइंड करना हो तो HCF कैसे निकालेंगे? अगर हमें LCM लेट सपोज डेट A B और C का LCM फाइंड करना है, निकालना है, तो कैसे करेंगे? बराबर हो जाएगा A गुना B गुना C के। A गुना B गुना C गुना HCF ऑफ A B और C, HCF ऑफ A B और C हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या होगा? HCF A B हो जाएगा, फिर इंटू HCF B C हो जाएगा, इसके बाद इंटू HCF C A हो जाएगा, HCF C और A हो जाएगा। अगर HCF निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर HCF निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? HCF कितना का निकालना है? A B और C का निकालना है, A B और C का निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? A गुना B गुना C गुना LCM HCF निकालना है ना हमें, LCM A गुना B गुना C गुना LCM A B C, LCM A B C बटे में क्या हो जाएगा? LCM A B का LCM गुना LCM B C का LCM गुना LCM C और A का LCM C A C का LCM। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन बच गया था बच्चों, उसे भी हम कर लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर पहला था उसे ही हमें लास्ट में करना था। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? कह रहा है कि संख्याओं 4 पर पावर n पर विचार कीजिए कि जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n 0 पर समाप्त होता है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या अगर हम n का कोई ऐसा वैल्यू दे सकते हैं, कोई ऐसा वैल्यू पुट कर सकते हैं जहां 4 जो एंड में लास्ट में 4 है वहाँ पर इसके लास्ट में 0 आ जाए, या इसके लास्ट में एंडिंग पॉइंट जो इसका अंतिम पॉइंट जो है वहाँ पर 0 आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम देखते हैं। तो n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। n जो है एक प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5, यही तो है प्राकृतिक संख्या। यही है कि नहीं है? ठीक है, यही है प्राकृतिक संख्या। तो अब हम अगर 4 पर पावर 1 रख दें तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर हम 4 पे पावर 2 रख दें तो n एक प्राकृतिक संख्या है, तो हम प्राकृतिक संख्या इस पर पावर डालेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अगर हम 4 पे पावर 3 रखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 64 हो जाएगा।
इसी तरह अगर हम 4 पे पावर कुछ भी रखते जाएं, 5 इस तरह कुछ भी रखें तो क्या इंड डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट जो होता है, क्या वहाँ पे 0 आएगा या नहीं आएगा? आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लास्ट डिजिट 0 होने के लिए हमें 2 गुना 5 2 पेयर होना चाहिए, 2 का और 5 का 2 युग्म होना चाहिए, एक युग्म होना चाहिए, सॉरी 2 और 5 का एक युग्म होना चाहिए। हमें अगर हमें एक डिजिट एक अंक 0 के लिए हमें क्या चाहिए? 2 और 5 के लिए 5 का एक युग्म होना चाहिए, एक पेयर चाहिए, तभी तो पॉसिबल है, तभी तो ये पॉसिबल है कि 0 आएगा। अगर 2 0 चाहिए तो 2 गुना 5 का हमें 2 पेयर होना चाहिए, 2 गुना 5 का हमें 2 पेयर होना चाहिए, 2 गुना 5। अगर 3 0 चाहिए हमें तो 2 गुना 5 का हमें 3 पेयर होना चाहिए, 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5, तभी जा कर के हमें 0 मिल सकता है। अगर 3 0 चाहिए तो 3 पेयर होना चाहिए 2 और 5 का। अगर 2 0 चाहिए तो 2 पेयर होना चाहिए, 2 युग्म होना चाहिए, पेयर को हिंदी में युग्म बोलते हैं। और 1 0 चाहिए तो 1 पेयर होना चाहिए, एक युग्म होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 टू दी पावर 4n बराबर लिख सकते हैं, 4 पे पावर n बराबर लिख सकते हैं 2 पर पावर 2n। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अर्थात 2 गुना 5 या 2 और 5 का युग्म नहीं होने के कारण संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। संख्या का अंतिम जो होता है, अंतिम डिजिट जो होता है वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। तो संख्या का 0 पर समाप्त होना संभव नहीं है, क्या कह रहा है कि 2 और 5 का युग्म नहीं होने के कारण संख्या का 0 पर समाप्त होना संभव नहीं है। या फिर ये भी लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि इस संख्या में 5 का युग्म नहीं होने के कारण, इस संख्या में 5 का गुणनखंडन युग्म नहीं, 5 का गुणनखंडन न होने के कारण संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। दोनों चीज़ लिख सकते हैं। 5 का गुणनखंडन होने के कारण संख्या इस पर समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ और बताओ बच्चों कि अगर यहाँ पर 4 नहीं रहता, अगर यहाँ 6 पे पावर n दे दिया, अगर 6 पे पावर n दे देता तो क्या यहाँ पर होता? क्या यहाँ पे पॉसिबल था? तो यहाँ पे भी नहीं था। 2 इंटू 3 2 गुना 3 पर पावर n है, तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, 10 पर पावर अगर n रहेगा तब तो इसका अंतिम डिजिट क्या है? इसका अंतिम डिजिट तो 0 है ही। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है।